जिस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी एजुकेशन के मामले में बहुत पिछड़ी कम्युनिटी मानी जाती है, तो मुस्लिम लीडरान को या फिर जो भी पॉलिटिशियंस है उनको, और हाल ही में जिस तरह से मराठाओं को रिजर्वेशन दिया गया और महाराष्ट्र गवर्नमेंट मुस्लिम कम्युनिटी को रिजर्वेशन नहीं दे रही है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारा जो एजुकेशन का जो सिस्टम है, खासतौर पर मुसलमानों में एजुकेशन, इसमें कोई शक नहीं कि दूसरे तमाम लोगों से मुस्लिम पिछड़े हुए, ये हकीकत है बिल्कुल। और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने ये हमको साबित कर दिया है कि हमारा एजुकेशन का परसेंटेज क्या है। बिल्कुल। अब सवाल यह है कि इस परसेंटेज को इतना लो लेवल पर कैसे आया, या इसमें हमने क्या करना चाहिए। अक्सर व बेशतर क्या होता है कि सियासी पार्टियां, चाहे कोई भी हो, पॉलिटिकल पार्टियों का एजेंडे में तो रहता है कि हम मुसलमानों के लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन तालीमी मेयार में आज भी हम लोगों को रिजर्वेशन के साथ साथ वो सहूलियात की ज़रूरत है जिसकी बिना पर हम अपने आप को, हमारे अंदर के टैलेंट को साबित कर सकें। आप एक बात तो मान लीजिए कि हमारी कम्युनिटी में टैलेंट तो बहुत है, इसमें कोई शक नहीं, सिर्फ उसको मौके फराहम करने की ज़रूरत है। और रिजर्वेशन की जो बात आप कर रहे हैं, मराठा रिजर्वेशन महाराष्ट्र में हुआ और मुस्लिम रिजर्वेशन नहीं हुआ, तो मेरा दर्द है ये बहुत बड़ा कि इसके पहले कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी। कांग्रेस और एनसीपी की सरकार वाकई अगर ईमानदार थी हमको रिजर्वेशन देने के लिए, तो वो रिजर्वेशन ऐसे वक्त उसको कैबिनेट में पास किए कि उनको आने वाले दिनों के अंदर उसको हाउस में पास करना पड़ता है 6 महीने के अंदर। 6 महीने के पहले सरकार डिसॉल्व हो गई और नया इलेक्शन डिक्लेयर। अगर मुझे कहने में ज़रा सी भी वो नहीं हो रही है कि भाई अगर आपको वाकई आपके अंदर ईमानदारी थी तो आप 1 साल पहले कैबिनेट में पास करते और आने वाले हाउस में उसको रखते, उसमें भी पास हो जाता, तो वो एक कानून बन जाता था और मुसलमानों को भी महाराष्ट्र में रिजर्वेशन मिल जाता। लेकिन उसके बरक्स आपने ऐसा नहीं किया। तो जब कांग्रेस एनसीपी की जिसको सरकार जो मुसलमानों के वोट से सत्ता का लड्डू खाती है, जब वही नहीं कर पाई तो हम बीजेपी से क्या उम्मीद करें? तो हमें उनसे क्या शिकायत है? शिकायत तो इनसे है हमको, जिन्होंने हमारे बदौलत जो सरकारें बनाते हैं और ये हमारे खैरख्वाह माने जाते हैं, उनको इनसे शिकायत है कि भाई ये रिजर्वेशन तो उन लोगों ने उसी वक्त पास कर देना था जब उनके पास असेंबली भी सामने होती और इलेक्शन भी दूर होता। तो ये बहुत बड़े खला पैदा करके वो लोग चले गए। तो और रहा सवाल है महाराष्ट्र में रिजर्वेशन मुसलमानों को मिला है, लेकिन वो मिला है महाराष्ट्र की जेलों में। महाराष्ट्र के अंदर ये हाल है कि मुसलमानों की जो आबादी है वो लगभग 13% है, यानी 13%, लेकिन महाराष्ट्र की जेलों में मुस्लिम आबादी जो है वो 35% है, यानी 35%। हर 100 में से 35 कैदी मुसलमान हैं आज इस महाराष्ट्र में। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सर्वे बोल रहा है। तो हमको जो रिजर्वेशन मिला है वो जेलों में मिला है। तो हमारी लड़ाई हर उस सरकार से है जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। इसलिए जिन लोगों पर हमारा एतबार ज़्यादा रहा है, जो पावर में ज़्यादा रहा है, इसलिए सवाल भी उन्हीं से रहेगा हमारा, और लड़ाई तो हमारी है और जारी रहेगी। तो जिस तरह से हाल ही में लोकसभा में ट्रिपल तलाक का बिल पास हुआ है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से ट्रिपल तलाक पर शोर मचा रही है, उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। पहली बात तो ये है कि तलाक का जो प्रोसीजर या तलाक का जो परसेंटेज है वो मुसलमानों में आज भी बहुत कम है। बिल्कुल, इस ओर ध्यान नहीं जा रहा है किसी। एक बात। दूसरी बात, ट्रिपल तलाक का जो मुद्दा जिस तरीके से बीजेपी उठा रही है और कोर्ट से भी जैसे तलाक के ऊपर जो मामले आए हैं, पहली बात तो यह है कि ट्रिपल तलाक, एक बार तलाक देने से तलाक होता भी नहीं है, वो एक तलाक का पूरा प्रोसीजर है और वो एक अलग बहस का मुद्दा है। लेकिन जिस तरीके से ट्रिपल तलाक के मुद्दे को बीजेपी ये बताना चाह रही है कि मुस्लिम महिलाओं की आज़ादी है, तो मेरा ये कहना है कि मुस्लिम महिलाओं की तलाक जो है वो किसी पर जुल्म नहीं है, बल्कि तलाक बल्कि रहम है। जब मियाँ और बीवी के जो रिश्ते होते हैं वो अगर बहुत ज़्यादा कशीदगी वाले रहे, बहुत ख़राब रहे और दोनों के लिए ज़िंदगी जीना दूभर हो जाए, तो तलाक का एक सिस्टम दिया हुआ है। और दुनिया में शायद कुरान में ही सबसे पहले तलाक का सिस्टम आया। तलाक जो है ये मर्सी है, ये रहम है।
अल्लाह की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से ये रहम है। ये नहीं तो आज हम देखते हैं कि हमारी संस्कृति में पहले तो यहाँ इतिहास में था ही नहीं तलाक, पहले औरत को सती होना पड़ता था और दुनिया में कहीं नहीं था। किसी औरत के लिए ऐसा था कि जब शादी हो जाए तो हमेशा उसको अपने ससुराल में रहना पड़ता था, शौहर मर जाए उसके साथ भी वही व्यवहार होता था, दूसरी शादी नहीं कर सकती। तो ये सिस्टम जो है कुरान से आया है, तलाक का जो सिस्टम कुरान से आया है। इसको समझने की बजाय बीजेपी जो शोर मचा रही है वो गलत है और बीजेपी जो कह रही है कि इससे मुस्लिम महिलाएं खुश है, कतई नहीं है। ये वो उनकी हायर की हुई वो औरतें हैं जो टीवी के सामने सिर्फ अपनी बातें रखती है, खुशी जाहिर करती है। और फिर सबसे पहली बात तो ये है कि ये तलाक जो है उन लोगों पर हो रहा है कि भाई तलाक के बाद सज़ा होनी चाहिए, 3 साल की सज़ा होना चाहिए शौहर को। ये तो बात सही है, जिन लोगों को तलाक दे रहे हैं उसकी सज़ा हो रही, लेकिन जो लोग अपनी बीवी को तलाक दिए बगैर छोड़ रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री ही भी उसमें शामिल है, उनके लिए क्या सज़ा होनी चाहिए वो भी तय होना चाहिए ना। तलाक दिए बगैर अगर बीवी को छोड़ रहे हैं तो उसको भी सज़ा होनी चाहिए। तो ये जो है तलाक सिर्फ एक इशू है ताकि यहाँ पर किसी भी तरह वो फ़र्क बताना चाहते हैं कि हम मुस्लिम महिलाओं के लिए हक में लड़ना चाह रहे हैं। असल में वो हक की लड़ाई नहीं। अगर वाकई ये इनको महिलाओं का सम्मान करना है, जब महिलाओं के हक में लड़ना है, तो देश के अंदर जिस तरीके से वेस्टर्न कल्चर, मगरबी तहजीब इस देश में बढ़ावा जिस तरीके से लोग दे रहे हैं उसको रोकना पड़ेगा। अगर ये वेस्टर्न कल्चर इस देश में जितना बढ़ेगा उतना हमारा देश तबाह हो जाएगा, हमारी संस्कृति बर्बाद हो जाएगी। तो हमारी संस्कृति को बचाना, तहजीब को बचाना ये प्रायोरिटी होना चाहिए, उसके ऊपर इन लोगों का ध्यान है। जिस तरह से आपने वेस्टर्न कल्चर के बारे में कहा, तो कुछ समय पहले जैसे आर्टिकल 377 और आर्टिकल 497 जो पास हुआ है, तो इसके बारे में आपकी निजी राय क्या है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि ये आने वाली जनरेशन के लिए ठीक है, आने वाले समय के लिए ठीक होगा या नहीं होगा? देखिए 377 जब आया, 377 एक कुदरत का एक निज़ाम, प्रकृति का एक नियम, और अगर आप उस कुदरत के निज़ाम के खिलाफ जाओगे तो बर्बादी की तरफ चलोगे। ये दुनिया का दस्तूर है। और 377 जहाँ तक है, मेरा सवाल है, अगर आप किसी मर्द को ये बोले कि वो मर्द के साथ अपने रिश्ते कायम कर सकता है, किसी औरत को औरत के साथ रिश्ते कायम कर सकता है, अगर इसकी इजाज़त आप दे रहे हैं तो ये बहुत गलत हो रहा है। मैं कोर्ट के आगे कोई टिप्पणी तो नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी ज़ाती राय बता रहा हूँ कि ये हम एक तरीके से बर्बादी को दावत दे रहे हैं। हम कुदरत के निज़ाम के खिलाफ जाएंगे तो बर्बादी ही होगी। ये गलत है, मेरी नज़र में ये गलत है और इसका हम लोगों ने इससे बचना चाहिए। और जहाँ तक आपने 497 की बात की, तो पिछले वक्त जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया कि भाई एक औरत अगर अपनी मर्जी से किसी पराये मर्द के साथ अपने रिश्ते रख सकती है, वो कानूनन जायज़ है, तो मैं तो समझता हूँ कि मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहता। ये दर्द अगर किसी फैसला देने वाले के साथ अगर हो जाए तो शायद उसको इस बात का एहसास हो जाए।